साथियों नमस्कार। अमोघ आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आईएएस पीसीएस समेत सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में है, कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आप जानते होंगे। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 263 में किया गया है और ये विभिन्न राज्यों के मध्य समन्वय बनाने का काम करती है। तो किस आयोग या समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति या सरकारी आयोग। इसका सही उत्तर है सरकारी आयोग, ऑप्शन डी। सरकारी आयोग कब बना था? 1983 में। और क्यों बना था? ताकि जो केंद्र और राज्य इनके मध्य संबंध है उसको एक तरह से उसका पुनरावलोकन किया जाए, कहाँ कमियां हैं, कहाँ सुधार हो सकता है। उसके लिए सरकारी आयोग का गठन हुआ था। उसी के लिए पुंछी आयोग का गठन हुआ है और राजमन्नार समिति का भी गठन उसी से रिलेटेड है। पुंछी आयोग कब बना था? 2007 में। 2007 में जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। और जो सरकारी आयोग ने सिफारिशें की थी उसमें क्या चेंज आया है उसके आधार पर अपनी इसने सिफारिशें की थी। पुंछी आयोग ने राजमन्नार समिति भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित रखती है, लेकिन इसमें अलग बात यह है, इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्थापित किया था 1969 में कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसमें कहाँ क्या समस्या आ रही है, क्या सुझाव होना चाहिए उस पर। और कोठारी समिति का संबंध किससे है? शिक्षा से है। भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोठारी समिति का गठन किया गया था। और ये कब इसका गठन हुआ था? आप इसको हमें कमेंट करके बताइए कि कोठारी समिति का गठन कब हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन था 36। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पूछा गया है कि किस राज्य का गठन किस क्रम में हुआ है। गोवा का गठन कब हुआ था? बता सकते हैं आप? गोवा के गठन की जो या फिर भारत में मिलने की जो कहानी है वो बड़ी ही अनूठी है। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था 1510 ईस्वी से और ये खत्म कब हुआ? 1961 में। यानी पूरा भारत आज़ाद हुआ 1947 में और उसके 14 साल बाद आज़ादी मिली पुर्तगाल से गोवा को। और ये भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि आप जानते हैं नेहरू, गांधी ये लोग अहिंसा में यकीन रखते थे और पुर्तगाली जो शासन करने वाले लोग थे वहाँ उन्हें बार बार मनाया भी गया कि आप यहाँ से चले जाएं और भारत का ये अभिन्न हिस्सा बने दें। लेकिन 61 तक बातचीत ही चलती रह गई और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और 61 में क्या चीज़ ने ट्रिगर किया कि एक भारतीय मछुआरे को, जो पुर्तगाली वहाँ के सैनिक थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद भारत ने क्या चलाया? ऑपरेशन विजय। भारत की तीनों सेनाएं इसमें शामिल हुई, ऑपरेशन विजय। और भारत में विलय कर दिया गया गोवा का। लेकिन तत्काल ही इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसको राज्य का दर्जा मिला 1987 में। तेलंगाना, अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे तो अभी हाल फिलहाल की घटना है, 2014 में। झारखंड बना था 2000 में। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 3 राज्य बने थे 2000 में। हरियाणा कब बना था? 1966 में। आफ्टर 1965 का जो भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था और वहाँ पंजाबियों, हरियाणवियों की जो देशभक्ति की भावना थी वो देखने काबिल थी। तो उससे वो चीज़ को लेकर के एक सहमति बनी कि राज्य अलग बना देने से कोई भावना कम नहीं हो जाएगी। और ये बाद में अब चल के सवाल भी कई बार पूछा गया है कि क्या जो छोटे राज्य हैं उन्होंने देशभक्ति की भावना को कमजोर किया है या बढ़ाया है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो उसी घटना के क्रम में 1966 में हरियाणा एक राज्य बना। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कि सबसे पहले हरियाणा बना है, फिर आपका गोवा बना है, तत्पश्चात झारखंड, फिर तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 38, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन कब किया गया था? पीसी होता समिति का गठन हुआ 2004 में, और इसने कई सारे विवादास्पद अपनी समिति ने सिफारिशें दी थी। जैसे उसने कहा था कि सिर्फ 21 से 24 साल तक ही एग्जाम देने की एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए आप 3 वर्ष बढ़ा लीजिए, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष बढ़ा लीजिए। तो इसकी समिति की सिफारिशों को बहुत सीरियसली लिया नहीं गया, लागू नहीं किया गया। फिर भी कुछ इसकी सिफारिशें अच्छी भी थी। तो इस आलोक में हमें याद रखना चाहिए कि इसका गठन जो है 2004 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है? इसमें ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या फिर रक्षा मंत्री, या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि कौन सही होगा। और इसका उत्तर है प्रधानमंत्री, सही विकल्प है इसका। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम आप जानते हैं 2005 में बना था, और अभी वित्त आयोग जब गठित हुआ है तो उसको ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो इसके बारे में भी अपनी सिफारिशें रखे। उस पर हम आगे अभी क्वेश्चन आएगा तो चर्चा करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? मतलब उसको पहले राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता है। साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, धन विधेयक। तो आप जानते हैं धन विधेयक जो होता है वो केवल और केवल पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है, उसके पश्चात ही राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा के पास क्या होता है, कोई बहुत पावर नहीं है, मात्र 14 दिन तक, मात्र 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक सकती है। तो इसमें एक तरह से जो निर्णायक शक्ति है वो लोकसभा के पास होती है। और ये विधेयक, धन विधेयक का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 110। और बिना प्रेसिडेंट के पूर्वानुमति के ये विधेयक नहीं रखे जा सकते, और इसीलिए प्रेसिडेंट इनकी अनुमति देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसने पूर्वानुमति दी हुई है तो मना कैसे कर सकता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? कमेंट करके आप बताइए कि प्रेसिडेंट बताएगा, या प्राइम मिनिस्टर बताएगा, या केंद्रीय वित्त मंत्री बताएंगे, या लोकसभा के स्पीकर बताएंगे। तो ये जो पावर है ये है लोकसभा के स्पीकर के पास। अभी आधार विधेयक कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था, इसको भी स्पीकर ने घोषित कर दिया कि ये धन विधेयक है। तो ये पूरी पावर है स्पीकर के पास लोकसभा के कि वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये वही डिसाइड करता है। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित चर्चा थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनका सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो वाद हैं, ये जो केस हैं, सबसे पहले कौन सा केस हुआ है ये आपको बताना है। गोलकनाथवाद बहुत चर्चा में रहा है, 1967 में हुआ था। केशवानंद भारतीवाद बहुत ही बेंचमार्क डिसीजन है, इसमें 1973 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के काल में 1971 में हुआ था, और ये भी इंदिरा गांधी के काल में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। तो ये आप कालानुक्रम देख सकते हैं कि सबसे पहली जो घटना है वो है गोलकनाथवाद की। उसके बाद उसी के जो चीजें थी उनको डाइल्यूट करने के लिए आया था 24वां संविधान संशोधन विधेयक, और फिर 1973 का केशवानंद भारतीवाद, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सबसे लास्ट में। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प बी। गोलकनाथवाद में क्या कहा गया था? मेनली आपको जो मोटी चीज ये समझनी है कि गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकारों को नहीं बदल सकती है, वैसा नहीं कर सकती कि मूल अधिकारों में परिवर्तन कर दे। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन उलट दिया कि संसद जो है वो कहीं भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह मूल ढांचे का, मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। मूल ढांचा क्या है कौन बताएगा? वो बताएगा सुप्रीम कोर्ट। जैसे भारत में लोकतंत्र है वो मूल ढांचा है, कल को संसद ये संशोधन नहीं कर सकती कि भारत में अब धर्म का शासन होगा या फिर तानाशाही होगी, संप्रभुता भारत की, ऐसी बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। एक लिस्ट बनी हुई है और वो लिस्ट अपडेट होती रहती है।
जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर आर्टिकल 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सरकार ने बनाया था, उसको न्यायपालिका ने खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो एक पूरी लिस्ट बनी हुई है मूल ढांचे की, जिसको आप हमारे चैनल अमोघ आईएएस पर प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमें फॉलो करके, या फिर आपको हमारे ऐप अमोघ आईएएस पे भी डिटेल में इसका नोट्स मिल सकता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? पहला है संप्रभुता, दूसरा है लोकतंत्रात्मक, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है संघीय। तो आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, इसका सही उत्तर है संघीय शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। और एक बात आपको और समझनी होगी कि जो संघीय शब्द है, अगर हम इसको फेडरेशन, इसका इंग्लिश तर्जुमा करें, तो इस शब्द का उल्लेख तो पूरे भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, सिर्फ प्रस्तावना की बात नहीं है। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अंबेडकर जी ने समझाया भी था कि भारत में कोई फेडरेशन उस संदर्भ में नहीं है, यूनियन है। मतलब सारे राज्यों के बीच एक तरह से आंतरिक एकता है, एक जैविक एकता है। फेडरेशन जैसा मॉडल अमेरिका जैसा नहीं है कि हर राज्य का अपना संविधान है, अपना झंडा है, अपनी नागरिकता है। भारत में यूनियननेस है, विविधता में एकता, जो हमारा बहुत पहले से कॉन्सेप्ट रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, वो हमारे पूरे संविधान में उसकी झलक दिखती है। संप्रभुता टर्म से आप परिचित ही होंगे। संप्रभुता का मतलब होता है, जो संप्रभु व्यक्ति वो होता है जो डिसीजन ले और उसे लागू कराए। जैसे भारत में सरकार है, केंद्र सरकार है जो डिसीजन लेती है, उसे लागू कराने की क्षमता रखती है, तो भारत सरकार संप्रभु है। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है जहां डेमोक्रेसी हो, बाय द पीपल। जो सबसे मेन बात है लोकतंत्र की, ये लोगों द्वारा चुनी गई व्यवस्था है। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो तानाशाही व्यवस्थाएं भी लोगों के लिए होती हैं, लोगों की होती हैं, लेकिन लोगों के द्वारा नहीं होती हैं। तो इसलिए लोकतंत्र में जो सबसे खास बात है वो है बाय द पीपल। और लोकतंत्र को एक कल्चर के रूप में भी जाना जाता है, संस्कृति के रूप में। लोकतंत्र को कोई केवल संस्थाएं नहीं है कि संसद है, विधानसभाएं हैं, पुलिस है, न्यायपालिका है। लोकतंत्र एक कल्चर है, एक संस्कृति है। वॉल्टेयर एक दार्शनिक थे जिन्होंने कहा था लोकतंत्र क्या है, चर्चा की संस्कृति है, डायलॉग का कल्चर है। तो भारत में आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो हो सकता है, अंग्रेज कहते हैं कि हमने दिया है, तो हो सकता है उन्होंने संसद हमने अंग्रेजों से ली हो, उसकी संरचना ली हो, लेकिन जो लोकतंत्र का कोर है, जो चर्चा की संस्कृति है, वो भारत की खुद की देन है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र अपनाया। भारत और पाकिस्तान साथ ही आजाद हुए, दोनों ने लोकतंत्र अपनाया। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं टिका, बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं टिका, या विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां, अफ्रीकी देश हैं, अरब देश हैं, जहां लोकतंत्र नहीं टिका, क्योंकि वहां भी तो अंग्रेजों का शासन था बहुत जगह। तो क्या अंग्रेजों के शासन करने मात्र से अगर लोकतंत्र आ जाता तो इन देशों में भी लोकतंत्र होना चाहिए था? नहीं। समस्या ये थी कि यहाँ ऊपर से संस्थाएं तो थोप दी गई, लेकिन कल्चरली क्या है, वहां लोकतंत्र नहीं था। पाकिस्तान की जैसी बात है, पाकिस्तान का निर्माण ही किससे हुआ था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसे कहा जाता है, या डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने क्या कहा 14 अगस्त 1946 को कि आप अपना पाकिस्तान लीजिए और चाहे जिस प्रकार लीजिए। पूरे भारत में दंगे भड़क पड़े थे उस समय और लाखों लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए सरकार ने अभी क्या कहा, जो वर्तमान सरकार है, 14 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाने की उसने घोषणा की है। अब हमें कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। हालांकि 14 अगस्त को सरकार ने घोषित किया है विभाजन विभीषिका दिवस। ये विभाजन की विभीषिका को दर्शाने वाला दिवस है 14 अगस्त। तो इसे एक कड़ी कड़ी आप जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी रहेंगी। वैसे ही अगला टर्म है पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं। सेक्युलरिज्म भी एक भारतीय कॉन्सेप्ट अलग है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग है। भारतीय कॉन्सेप्ट क्या है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भारत जो राज्य है वो धर्म से पूर्ण रूप में दूरी बनाए रखता, वो धर्म के किसी भी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। एक तरह से वो निगेटिव कॉन्सेप्ट में है, क्योंकि उनका ऐसा इतिहास रहा है, वहां धर्म ने बहुत ही तबाही मचाई है। सैकड़ों साल तक धर्म युद्ध हुए हैं, क्रूसेड्स हुए हैं,
लोगों के अधिकारों को कुचला गया। लेकिन चूंकि भारत में धर्म उस संदर्भ में नहीं है, पहली बात तो कि धर्म शब्द का यूज ही नहीं हो सकता है, इसलिए पंथ शब्द का यूज किया गया, क्योंकि धर्म का मतलब है भारत में क्या, कर्तव्य, ड्यूटी, और ड्यूटी से कोई अपने निरपेक्ष नहीं हो सकता है। पंथ अलग अलग रास्ते, जैसा कि विवेकानंद कहते हैं कि नदियां क्या है, धर्म की तरह है, समुद्र क्या है, परम सत्य की तरह है, सभी धर्म वही अंत में पहुंचते हैं, सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो पंथ से निरपेक्ष होने के लिए कहा गया है। तो भारत में पहली सबसे खास बात है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में इस्लाम वहां का राज्य धर्म है, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं। और दूसरी खास बात यह है कि भारत जो है अब सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और सबके साथ क्या करेगा, समान दूरी भी बना के रखेगा। ये हालांकि मुश्किल काम होता है, जटिल काम है। वेस्टर्न में क्या, वो पूरी तरह से दूरी बना के रखेंगे, समान व्यवहार की बात नहीं है। जैसे भारत में अगर राज्य मंदिर के लिए कुछ कर रहा है, कुंभ मेला के लिए कुछ कर रहा है, तो वो हज यात्रा के लिए भी कुछ करेगा, क्रिश्चियंस के लिए भी कुछ करेगा। तो सभी धर्मों के साथ समान दूरी का कॉन्सेप्ट भारत में जो है, और सबके साथ समान व्यवहार का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट है। रही बात संघीय की जो टर्म है, या फिर भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो भारत में जो संघ बना है, जो भारत बना है, वो राज्यों के बीच कोई समझौते से नहीं बना है। जैसे अमेरिका में बना है कि 13 राज्य बैठे, उन्होंने समझौता किया और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण हो गया। भारत में लोगों ने अपना संविधान बनाया है, इसलिए पहली ही लाइन है प्रस्तावना की, क्या, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसलिए भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया यूनिटी दर्शाने के लिए। कभी इस पर डिस्कस करेंगे पॉलिटी की क्लास में, और कुछ हमारी फ्री क्लासेज हैं पॉलिटी की, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, आप हमारे ऐप अमोघ IAS पे देख सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार क्या भारत में अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियां क्या जर्मनी से ली गई हैं। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं विकल्प है वो क्या है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई। कहां से ली गई हैं, आप ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। फंडामेंटल राइट, DPSP और आपातकालीन शक्तियों वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 44, भारत के वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु ये सिफारिशें देता है। दूसरा, संघ का वार्षिक बजट तैयार करता है। तीसरा है राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देता है। चौथा है संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का, फंड्स का विभाजन करता है। तो आप जानते हैं इसका जो प्राथमिक कर्तव्य है क्या है, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें करना। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 280 में है। और इस समय अभी हाल में कुछ दिन पहले किस वित्त आयोग का गठन किया गया था, 16वें वित्त आयोग का, जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया क्या इसके पहले भारत में किसी पद पर रह चुके हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम इसके पहले किया हुआ है। तो 16वां वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है और इसके जो सचिव हैं, सेक्रेटरी कौन है, डॉक्टर, तो अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हो गए। इसके सेक्रेटरी को आप जो है कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, और एक जो सबसे खास बात, 16वां वित्त आयोग के लिए डेडलाइन क्या दी गई है कि कब तक आपको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी है, 31 अक्टूबर 2025। इसके पहले या कर सकते हैं या लास्ट डेट ये कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में दी गई है। सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव कमेटी, आप जानते होंगे कोऑपरेटिव कमेटी, सहकारी समिति या सहकारिता मंत्रालय
किसके पास है इस समय? कौन सहकारिता मंत्री है? कमेंट करके आप बताइए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 50 में। इसमें सारे विकल्प सही हैं, कौन सा विकल्प नहीं सही है? सहकारी सोसाइटी का प्रावधान आर्टिकल 43 बी में दिया गया है, न कि ए में दिया गया है। 43 ए में क्या दिया गया है? जो उद्योग होंगे उनमें जो काम करने वाले लेबर हैं उनके जो भागीदारी के बारे में, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई है। और एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूं कि जो ये सहकारी सोसाइटी की चीज ऐड की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये पहले से तो थी नहीं, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा सहकारी समितियों को ऐड किया गया है? ये आप कमेंट करके बताइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? श्री संथानम, श्री केसी नियोगी, डॉक्टर राजमन्नार, श्री ए के चंदा। तो भारत का जो प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे श्री केसी नियोगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ऐसी फिलोसफिकल बातें फिलोसफरी करते हैं आमतौर पे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो भारत के 2 बार लगातार क्या रहे थे? वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर एस राधा कृष्णन का ये सेंटेंस बहुत ही ध्यान देने योग्य है। अगले सवाल पर चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस प्रकार हटाया जा सकता है? इसके पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आपको याद हो। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है पिछली क्लास की बात, कि इसका गठन कौन करता है, किसकी सिफारिश पर जेपीएससी का, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है, और क्या यह संवैधानिक संस्था है या फिर वैधानिक है? इसके बारे में भी आप सोचिए, रिकॉल करने का प्रयास करिए। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके समझ दिए गए। इसमें सही ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात प्रेसिडेंट द्वारा। क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, तो उनको हटाने का काम भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। तो इसका ये आंसर हो गया। जेपीएससी वाले क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 49। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के वातावरण निर्वाचन के पश्चात, वातावरण निर्वाचन नहीं, ये मिसप्रिंट है, कि जो लोकसभा का पहला निर्वाचन है, प्रथम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक बात है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के बारे में भी बताता है। ये भी ठीक बात लग रही है आपको? तो ये बताइए कि इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों ही सही हैं। राष्ट्रपति जब लोकसभा गठित होती है, मान लीजिए 2024 में जो भी जीतेगा, पहली लोकसभा का पहला सत्र, और हर साल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, ये आपको समझना होगा। मानसून सत्र मानसून के समय, शीतकालीन सत्र शीत ऋतु के समय, और एक ग्रीष्म ऋतु के समय। 3 सत्र चलते हैं, और हर सत्र के जो पहला अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति ही देता है, और राष्ट्रपति बताता है कि उसने क्यों आह्वान किया संसद का, क्या काम किए जाने, क्या एजेंडा होना चाहिए। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी समिति बनी थी? सबसे पहले आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। तत्पश्चात अशोक मेहता समिति बनी है। फिर बनी है आपकी जीवीके राव समिति, और सबसे लास्ट में कौन सी समिति बनी है? एलएम सिंघवी समिति। पंचायती राज समितियों पर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे। किसमें किस समिति ने, अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, किसने द्विस्तरीय पंचायत की बात की थी, और किसके संस्तुति पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब हुए थे अमेंडमेंट? इन सवालों को आप अपने दिमाग में सोचिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन एक और दूसरे को कारण कहा गया है, ए और आर। अब आप बताइए कथन क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण
भारत का राष्ट्रपति करता है, कथन है। कारण है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो आप बताइए इसमें क्या दोनों सेंटेंस सही हैं या कोई एक गलत है, ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी हमने वित्त आयोग पे चर्चा की थी, फाइनेंस कमीशन पर, कि इसकी जो अध्यक्ष और सदस्य इनकी योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है? संसद करती है। हाँ, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अवश्य करता है। तो जो 16वां वित्त आयोग बना उसके जितने भी अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनकी योग्यता का निर्धारण संसद करेगी, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अब भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। सही उत्तर का आपको इसमें से चयन करना है और सही उत्तर इसमें एक है या दो या दोनों है, ये आपको बताना है। तो इसके दोनों ही आंसर क्या है? सही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत की आज तक की एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त जो हुई हैं वो हैं रमा देवी। और ये किस नंबर की निर्वाचन आयुक्त थी? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, 6 थी, 7 थी, 8 थी या 9 थी? 9वीं ये थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इसके पहले इनका प्रोफाइल याद रखने की है कि ये कर्नाटक की गवर्नर की भूमिका निभा चुकी थी और दक्षिण भारत से संबंध रखती थी, और ये भारत की आज तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं रमा देवी जी, 9वीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस प्रकार ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। 65, 66, 67, 68, 265, 266, 267, 268। तो अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। तो आकस्मिकता निधि क्या होती है और इसमें धन निकालने से पहले किसकी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? संचित निधि तो आप जानते हैं, संचित निधि के लिए संसद की पूर्वानुमति चाहिए होती है। लेकिन मान लीजिए अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाए, किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, कोई आपदा हो जाए और धन की आवश्यकता हो, तो उसके लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान है और ये प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से निकाली जा सकती है इसमें से राशि। इसके बारे में डिटेल में फिर कभी हम चर्चा करेंगे, अभी इतनी जानकारी आप समझिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। आप इसके पहले की क्लास देखिएगा, हमने उसमें एक बार जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसको रिवाइज कराया है। और आम चुनाव में मतदान करना कोई मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी किस समिति की सिफारिश पर भारत में ऐड की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति। और एक किस देश से प्रभावित है? रसिया। रसिया कैसा देश रहा है? कम्युनिस्ट कंट्री रहा है, तो वहां अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य पर जोर दिया जाता रहा। और इंदिरा गांधी, आप जानते हैं इंदिरा गांधी के समय ये चीजें ऐड हुई थी। इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित थी रसिया से, वहां की शासन व्यवस्था से, इसलिए ये चीज इसमें ऐड की गई है। मौलिक कर्तव्य के बारे में ये मोटी डिटेल है। आप ये कमेंट करके बता सकते हैं किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ठीक है। और उसी से रिलेटेड एक कर्तव्य पथ है, आप सुने होंगे, कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। ये कुछ करंट से जुड़ी जानकारियां भी इसके साथ आप रिवाइज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 66, 62, 61, 63। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा जो वोटिंग राइट है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो मतदान जो करने की हमको छूट मिलती है, आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये संवैधानिक अधिकार है या फिर वैधानिक अधिकार है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है वो रिपीट भी हो चुका है, विवादित भी रहा है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और अगली क्लास में इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे
कि क्या है ये संवैधानिक, क्या है वैधानिक और क्या है राइट टू वोट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है कि भारत में मंत्री परिषद है, ये सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। और दूसरा कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। मतलब संघ में जो मंत्री होंगे वो चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से, और मंत्री परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें जो कथन है वो गलत है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं, क्योंकि लोकसभा ही लोगों द्वारा चुनी गई सभा है। डायरेक्ट लोकसभा, राज्यसभा भी एक तरह से इनडायरेक्टली जनता द्वारा चुनी गई, लेकिन डायरेक्टली लोकसभा ही जनता द्वारा चुनी जाती है। इसलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मात्र जिम्मेदार होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो इसमें केवल कारण सही है, कथन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी। भारत की अगला क्वेश्चन है, भारत की जो संसद है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति जो है वो किसकी समीक्षा करती है, किसकी रिपोर्ट की? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, भारत की संचित निधि की, लोक लेखा की, आकस्मिकता निधि की? तो जो भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया? आर्टिकल 148 में, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका जो रिपोर्ट रखी जाती है प्रेसिडेंट द्वारा रखवाई जाती है, उसका एक तरह से चीर फाड़ करती है। इसलिए इसको लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं हम? पोस्टमार्टम कमेटी। और इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बने होते हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, या फिर प्रश्नकाल के पूर्व का काल, या प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल? तो ये प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल होता है शून्यकाल। और शून्यकाल एक तरह से भारत की खुद की देन मानी जाती है। बहुत सारी चीजें हमने कहा, जैसे इसके पहले चर्चा की थी कि हमने अमेरिका से ली है, ब्रिटेन से ली है, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है या फिर ये जो नया फिनोमिना है वो भारत का खुद की उपज है। और शून्यकाल में जनरली जो मिलते हैं सांसद वो सवाल उठाते हैं, एक तरह से अनौपचारिक बातचीत होती है। तो ये कुछ सवाल थे, इसको हमने फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैकवर्ड स्टडी के माध्यम से करने का प्रयास किया। डिटेल में जो आपको वीडियोस पॉलिटी पे मिलेंगे वो हमारे ऐप अमोघ IAS पे आपको मिलेंगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अमोघ IAS ऐप डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।